नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पाठ्यक्रम को देखेंगे। यूनिट जो है 6, उसमें कृषि एग्रीकल्चर के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कृषि एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हल कराऊंगा, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। कृषि में प्रथम पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत खेती, पशुपालन एवं मत्स्य पालन तथा वानिकी आदि को शामिल किया जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट से आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों से जो है जुड़ी हुई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है 55%। दोस्तों, कृषि जो है प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत खेती भी आती है, पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है, वानिकी है, इन सबको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखा गया है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि यह देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है तथा कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है जिनका राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय कृषि मुख्यतः, ये याद रखना है, भारतीय कृषि मुख्यतः जो है मानसून पर आधारित होती है, इसलिए इसे जो है मानसून का जुआ भी कहते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। जो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ, रबी, जायद। दोस्तों, सबसे पहले खरीफ फसल के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम पॉइंट लिखा गया है, इसके अंतर्गत फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। ये वर्षा काल की फसलें होती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, खरीफ की फसल जो है जून से जुलाई में बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से जो है लाभ होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से जो है खरीफ की फसलों को लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि खरीफ की फसलों की बुआई के समय जो है अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट एवं अति महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, तोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास इत्यादि। दोस्तों, इस पॉइंट से सवाल बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि सोयाबीन जो है वो कौन से फसल हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये खरीफ फसल है। या तिल है, मूंग है, उड़द है, तोबिया है, रागी, बाजरा, ये सभी फसलें जो हैं प्रमुख खरीफ फसल हैं। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, रबी फसल के बारे में जान लेते हैं। तो रबी फसल में प्रथम पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है, रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है तथा जो है अप्रैल मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें होती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल को बोया जाएगा और अप्रैल मई में इसे काट लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो है वर्षा सहायक होती है। जिस प्रकार से जो है खरीफ फसल में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता था, उसी प्रकार से रबी फसल में जो है शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से जो है वर्षा लाभ होती है रबी फसल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रबी की फसलों को उगाते समय जो है अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए जो है अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल में मैं आप सभी को बताया कि अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो रबी फसल के लिए जो है अपेक्षाकृत कम तापमान, पकने के लिए जो है अधिक तापमान और दीर्घ जो है प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, रबी की जो प्रमुख फसल है वो आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है, रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई इत्यादि। तो आप सभी को याद रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न आते ही हैं। तो गेहूँ जो है, ज्वार, मटर, चना, सरसों, ये सब फसलें जो हैं कौन से फसल हैं, रबी फसल हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो फसल हैं वो है जायद। जायद फसल
दोस्तों जायद फसल के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम पॉइंट लिखा गया है, जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इस प्रकार जायद फसलों की मार्च में बुआई कर जून तक काट लिया जाता है। यह मुख्यतः ग्रीष्मकाल की फसलें होती है। तो आप सभी को याद रखना है, जायद की फसलें जो है मुख्यतः जो है वो रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाएगा और मार्च में बुआई की जाती है, जून में काट ली जाती है। ग्रीष्मकालीन जो है ये फसलें होती है जायद फसल। जो प्रमुख फसल हैं जायद के वो यहाँ पर आप देखेंगे, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, करेला है। ये सभी प्रमुख जो है जायद फसल हैं, आप सभी को याद रखने हैं प्रमुख जायद फसल। दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें के बारे में जानेंगे। दोस्तों मानचित्र के माध्यम से यह जानेंगे कि भारत के किन राज्यों में किन किन फसलों का जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो है केसर एवं सेब, हिमाचल प्रदेश में भी सेब का जो है उत्पादन अधिक किया जाता है। उत्तराखंड में जो है चावल, गेहूं, रागी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो है जौ, गेहूं, गन्ना, आलू का उत्पादन किया जाता है। बिहार में चावल, जूट का जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। सिक्किम जो है जैविक कृषि के माध्यम से यहाँ पर कृषि की जाती है। साथ ही साथ असम में जो है चाय एवं जूट। नागालैंड में जो है चावल, बाजरा, कॉफ़ी, चाय। मणिपुर में जो है रबड़, चाय, इलायची। मिजोरम में जो है कपास, गन्ना, चावल। त्रिपुरा में जूट एवं आलू। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो है चावल में जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर आप देखेंगे सोयाबीन है, कुल दालें हैं, कुल तिलहन जो है यहाँ पर अधिक उत्पादन किया जाता है। तेलंगाना जो है चावल, कपास, मक्का। आंध्र प्रदेश में जो है तंबाकू, फल, मक्का। तमिलनाडु में जो है नारियल, रबड़, कॉफ़ी का उत्पादन अधिक किया जाता है। केरल में जो है रबड़ और मसाला, काली मिर्च का जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में कॉफ़ी, मक्का, नारियल का अधिक उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में जो है कपास, अरहर, गन्ना, ज्वार और सोयाबीन का अधिक उत्पादन किया जाता है। गुजरात में जो है कपास एवं तिलहन का अधिक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जो है बाजरा, जौ, तिलहन का अधिक उत्पादन किया जाता है। पंजाब में देखेंगे तो गेहूं है, जौ है, कपास है। इन सब फसलों का जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों इन प्रमुख फसलों से आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो बाजरा है भारत के किन राज्यों में अधिक उत्पादन किया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है राजस्थान में। साथ ही साथ इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि नारियल जो है भारत के किन राज्यों में अधिक उत्पादन किया जाता है। तो वह है तमिलनाडु में। जूट का अधिक उत्पादन किन राज्यों में किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इनसे प्रश्न आते हैं तो आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हरित क्रांति के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनसे भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रथम पॉइंट हरित क्रांति में लिखा गया है, हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम के नाम से पुकारा जाता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम जो है 1966-67 में पंजाब व हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। इससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में आश्चर्यजनक जो है वृद्धि हुई। इसी कारण से हरित क्रांति जो है भारत में अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। तो आप सभी को याद रखना है कि कृषि में हरित क्रांति जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड जो है ने किया था। हरित क्रांति, नेक्स्ट पॉइंट है हरित क्रांति डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में जो है विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हरित क्रांति में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिस वजह से जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जो है जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर हरित क्रांति के शब्द के बारे में पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो विलियम गॉड ने। साथ ही साथ ओवरऑल विश्व में पूछा जाए कि सर्वप्रथम हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाएगा, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाएगा। अगर भारतीय
हरित क्रांति के शुरुआत का श्रेय या जनक पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है MS स्वामीनाथन को जो है भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो दोस्तों भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम के बारे में जान लेते हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति कोको उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। इसी प्रकार से लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जो है फल एवं शहद उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को जो है फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है सदाबहार क्रांति। नेक्स्ट है रजत रेशा क्रांति जो है कपास उत्पादन से। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से जो है। सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से। ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से। हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से। मुक क्रांति जो है मोटे अनाज के उत्पादन से। प्रामणी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से। और इंद्रधनुषीय क्रांति जो है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। तो दोस्तों आप सभी को इन प्रमुख क्रांतियों के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे सवाल आपसे इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि नीली क्रांति किससे जो है संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से है। इसी प्रकार से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ही चर्चा में रहा है। तो इसके प्रथम पॉइंट है लिखा गया है भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ फसलों की बुआई सत्र के प्रारंभ में वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुशंसा पर जो है भारत सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। दोस्तों कुछ फसल इसमें जो है वर्तमान समय में 22 फसल में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है भारत सरकार जो है घोषणा करती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है वर्तमान में 22 फसल में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है MSP कृषि उत्पादकों को उनके मूल्यों में किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाले बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है MSP का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना, खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों को प्राप्त करना है। तो MSP का मुख्य उद्देश्य जो है यही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को जो है सुदृढ़ बनाना है। तो दोस्तों लिखा गया है कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाएं। दोस्तों इनसे सवाल बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इनसे सवाल इस प्रकार के पूछे जाएंगे, संस्थान के नाम दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे वो कहाँ अवस्थित है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर देखें लिखा गया है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड जो है वो मुंबई में अवस्थित है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो है हैदराबाद तेलंगाना में अवस्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है कटक में अवस्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल हरियाणा में अवस्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय जो है फरीदाबाद में अवस्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में अवस्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में अवस्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में अवस्थित है। केंद्रीय जो है तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में अवस्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है कासरगोड जो है केरल में अवस्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में अवस्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में अवस्थित है। केंद्रीय जो है रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान जो है मैसूर में अवस्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है बीकानेर में अवस्थित है। दोस्तों इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल इस प्रकार के आते हैं कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की कहाँ अवस्थित है। तो आप सभी को याद रखना है वो है लखनऊ में अवस्थित है। तो दोस्तों यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी सवाल कृषि से संबंधित पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं।
तो प्रथम जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन दे दिया गया है जबलपुर, कानपुर जो है, कुमारगंज, फैजाबाद, पंतनगर। दोस्तों इसका जो आंसर होगा, प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया गया था वो है पंतनगर जो है उत्तराखंड में। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में यह सवाल पूछा गया था। लिखा गया है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यह उत्तराखंड के पंतनगर जो है नामक कस्बे में स्थापित है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय भारत में जो है हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि भारत का जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना जो है पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रश्न पूछा गया है, रेनबो क्रांति संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है रेनबो क्रांति। जैसा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा गया, रेनबो क्रांति कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार मैं आप सभी को जो यूनिट 6 में कृषि टॉपिक दिए गए हैं उनको समग्र रूप से कम समय में समेटने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इनसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको लाभ ज़रूर होगा। हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।